हेलो माय डियर स्टूडेंट, विज्ञान जगत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में कल के लेक्चर में अपन ने बता दिया था कि हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के पेपर सेकेंड की शुरुआत करेंगे, जिसका पार्ट नंबर 1 टर्म करेंगे आज, जिसका नाम है ग्रंथियां। ग्रंथियां में दो मुख्य ग्रंथियां पढ़ाऊंगा मैं आपको, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो कहने का अर्थ है बेटा आज कि आज आपको लेसन नंबर फर्स्ट जो ग्रंथियों के नाम से है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो हम देखते हैं कि दुनिया में प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है और सजीव जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिक्षण कुछ न कुछ पदार्थों का स्त्रावण करती रहती है और ये कुछ न कुछ पदार्थ जो स्त्रावित होते रहते हैं वो अलग अलग तरल रूपों में होते हैं। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं जो कुछ न कुछ पदार्थों के स्त्रावण के लिए विशिष्टीकृत होती है, स्पेशल होती है, अपनी विशिष्टता लिए हुई होती है, उन ग्रंथियों को ही स्त्रावी ग्रंथि यानी सेक्रेटरी सेल या ग्लैंडुलर अर्थात ग्रंथिल कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो हमारे ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक जीव के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं किसी न किसी तरल पदार्थ के लिए स्त्रावन हेतु विशिष्टीकृत होती है और वे विशिष्ट रूप में कोई ना कोई पदार्थ स्त्रावित करती रहती है। उन कोशिकाओं को स्त्रावी या ग्रंथिल सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये कोशिकाएं घन के आकार की होती है, इसलिए इनको हम बता सकते हैं कि जो ग्लैंडुलर सेल है वो किस रूप में होगी, घनाकार होगी। ये जो कोशिकाएं हैं अपन ने नाम लिया था अभी कि जीव के शरीर की कुछ कोशिकाएं कुछ न कुछ पदार्थ के स्त्रावन हेतु विशिष्टीकृत होती है। ये तरल पदार्थों के रूप में या तो हार्मोन छोड़ती है या एंजाइम छोड़ती है या श्लेष्म रस का स्त्रावन करती है। कहने का अर्थ है ये तरल रूपों में इन पदार्थों को स्त्रावित करती है। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं वो जो छोड़ेगी उन पदार्थ के लिए, उस पदार्थ के लिए तो मैं हार्मोन शब्द का यूज करूंगा, और जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं जो फ्लूइड के रूप में अर्थात रस के रूप में स्राव छोड़ेगी उसके लिए मैं एंजाइम में रस यूज करूंगा, रस शब्द का यूज करूंगा। और जो म्यूकस सेल है जिन्हें चषक कोशिकाएं कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं, वो म्यूकस के रूप में अपने स्राव छोड़ेगी। कुल मिलाकर जीव शरीर की कुछ कोशिकाएं तरलतम रूपों में या तरलतम पदार्थ के रूप में स्राव छोड़ती है। ये स्राव हार्मोन, एंजाइम या श्लेष्म हो सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं विशिष्ट उपकलाओं में एपिथेलियम सेल्स में एकल रूप में पाई जाती है, अकेली पाई जाती है, लेकिन अधिकांशतः ग्रंथिल कोशिकाएं शरीर में स्पष्ट अंगों या अंगों का भाग बनाती है। उन कोशिकाओं को हम ग्लैंड अर्थात ग्रंथियां कहा जाता है। उनके लिए शब्द कौन सा यूज किया है हमने, ग्रंथियां कहा जाता है। ये हमारे पाठ का नाम है। ठीक, उसके बाद में आता है रोमावी, रोम के समान आवश्यक होने वाली रोमावी उपकलाओं में तथा श्वसनांगों में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में या उसकी श्लेष्मिक कला में श्लेष्मा का स्त्रावन करने वाली कोशिकाओं को श्लेष्म कोशिका, चषक कोशिका, ग्लैंड्यूल गॉबलेट सेल्स के नाम से या म्यूकस सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं जो उपकला में, एलिमेंट्री कैनाल में, श्वसन अंगों में म्यूकस कला के रूप में प्रेजेंट रह करके म्यूकस अर्थात म्यूसिन का स्त्रावन करती है, उन कोशिकाओं को हम म्यूकस सेल अर्थात श्लेष्म कोशिका, गॉबलेट सेल या चषक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इन श्लेष्म कोशिकाओं का जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो 2-4 दिन का होता है। 2-4 दिन में ये कोशिकाएं मरती रहती है और नई निर्मित होती रहती है। इन कोशिकाओं का निर्माण उपकला कोशिकाओं के रूपांतरण मॉडिफिकेशन से ही हुआ है
और ये जो चर्षक कोशिकाएं होती है, म्यूकस सेल्स होती है, वो एक कोशिकीय सेल्स होती है। ध्यान रहे आपको कि ये जो म्यूकस सेल है वो तो एक कोशिकीय सेल्स है, लेकिन मैं आपको शरीर में मुख्यतः जो पढ़ाऊंगा वो मल्टी सेलुलर पढ़ाऊंगा, बहुकोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं पढ़ाऊंगा। वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है जो आप पूर्णतः जानते हो। कि सर वो कोशिकाएं कौन कौन सी है ये बताइए आप। जीव के शरीर में जो बेटा आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक आप जानते ही हो कौन सी, एक तो होती है हमारी बहिःस्रावी कोशिका और एक होती है हमारी अंतःस्रावी कोशिका। बहुकोशिकीय ग्रंथि, जीव शरीर में बहुकोशिकीय जो ग्रंथिल सेल्स है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कि सर श्लेष्म कोशिका तो एक कोशिकीय है और ये जो है वो दो प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय जो ग्रंथियां हैं वो आपकी कितने प्रकार की है बेटा? दो प्रकार की। जिसमें नंबर एक बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। और दूसरे नंबर पर होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये एंडोक्राइन के नाम से जानी जाती है। तो बेटा मैं आपको मुख्यतः है हमारे शरीर में पाई जाने वाली बहुकोशिकीय ग्रंथिल सेल्स के रूप में पढ़ा रहा था कि ये दो मूलतः प्रकार की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां। कि सर इन दोनों ग्रंथियों में क्या अंतर है, आपने दो मूल प्रकार क्यों पढ़ाए हमको? तो बेटा मैं आपको ये बताता हूं कि बहुस्रावी कोशिकाएं जो होती है, बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, ये बहिःस्रावी ग्रंथियां उपकला से, एपिथेलियम से, सब उपकला से एक फोल्ड के द्वारा वलन बनाती हुई पतली सक्रिय नलिका के रूप में संयोजित होती है और ये अपने रस को, अपने म्यूकस को, अपने ज्यूस को एक टारगेट ऑर्गन तक एक नलिका के द्वारा ही पहुंचाती है। अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो उपकला से संयोजित होती है और ग्रंथि के रूप, नलिका के रूप में अपने रस को एक लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है, ऐसी ग्रंथियों को बहिःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। इनमें नलिका होती है इसलिए ये वाहिनी युक्त ग्रंथियों के नाम से भी जानी जाती है। ये डक्ट ग्लैंड होती है, जिन्हें हिंदी में बोले तो प्रणाल ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो उपकला से एक वलन के रूप में एक पतली नलिका के साथ में संयोजित होती है और अपने रस को एक नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है, ऐसी ग्रंथियों को हम बहिःस्रावी ग्रंथि अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इन्हें दूसरा नाम बोले तो डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं, तीसरा नाम बोले तो हिंदी में प्रणाल ग्रंथियां भी कहा जाता है। इनमें ये वाहिनी युक्त होती है। ध्यान रहे आपको, इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ बेटा। अपन के मुंह में पाई जाती है लाला रस छोड़ने वाली, लार छोड़ने वाली, सलाइवा छोड़ने वाली लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड है जिसका नाम है बहिःस्रावी ग्लैंड का नाम लीवर, यकृत, जो रस के रूप में अपने फ्लूइड को छोड़ती है। और आपको मैं बता देता हूं कि लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि, ये रस के रूप में अपने स्राव को एक नलिका के माध्यम से छोड़ रही है, इसीलिए इनको बहिःस्रावी ग्रंथियों के रूप में माना है। अब बात आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है सर? अंतःस्रावी ग्रंथियां उपकला से संबंधित नहीं होती, अर्थात इनमें नलिका नहीं पाई जाती।
नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इनको नलिका विहीन डक्ट लेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे ही रक्त में छोड़ती है। रक्त के माध्यम से ही इनका स्राव लक्ष्य कोशिका तक जाता है, इसलिए इन ग्रंथियों में रक्त का प्रवाह भी बहुत तेज गति से होता है। रक्त के प्रवाह के साथ साथ इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा छोड़ा गया रसायन, इट मीन्स हार्मोन, एक लक्ष्य अंग तक चला जाता है और लक्ष्य अंग तक पहुंच करके वो अपना प्रभाव उत्प्रेरित करता है। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं होती वो नलिका विहीन होती है, जो अपने स्राव के रूप में हार्मोन छोड़ती है और इस हार्मोन को रक्त के सहारे लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। इस प्रकार की ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। बहिःस्रावी ग्रंथि का मैंने एग्जांपल आपको बताया था बेटा अभी कि उसमें एक तो यकृत बोला था मैंने आपसे और एक लार ग्रंथि बोला था। ये ग्रंथियां आपको मैं बता देता हूं कि रस के रूप में रस छोड़ती है, इसलिए इनको ये पित्रस लार ग्रंथि लाला रस लार छोड़ने के कारण इन्हें बहिःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल में पढ़ाया जा रहा है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में बेटा मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्लैंड है वो है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि में आती है। हमारे शरीर में गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड ये भी इसी में आती है। हृदय के जस्ट पास में पाई जाने वाली थाइमस ग्लैंड भी इसी का उदाहरण है। और पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन में ही होती है पीयूष ग्रंथि के समीप नीचे की ओर, वो भी ब्रेन में पाई जाने वाली पीनियल ग्लैंड भी इसी का एग्जाम्पल है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले गोनेड वृषण भी इसी का एग्जाम्पल है। मनुष्य मादा में पाए जाने वाले अंडाशय भी इसी का उदाहरण है। कहने का अर्थ है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए बेटा, जैसे कि आपको मैंने बताया पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, ये सब ग्रंथियां इन्हीं का उदाहरण, इसी अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही उदाहरण है। अब मैं तुम्हें एक विशेष शब्द यूज करूंगा बेटा कि ऐसी बहिःस्रावी ग्रंथियां जिसमें अंतःस्रावी तंत्र भी अगर विकसित हो जाए तो ये डबलिंग कर देती है। अर्थात ऐसी ग्रंथि जो एक अपवाद के रूप में पढ़ाई जाती है वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज अग्नाशय। इस अग्नाशय ग्रंथि को मैंने आपको अलग से क्यों पढ़ाया है, क्योंकि यह वह ग्रंथि है जो बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में तो अग्नाशय रस छोड़ती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसमें पाई जाने वाली अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन, ग्लूकोगोन, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन छोड़े जाते हैं। यह ग्रंथि दोनों ही प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करती है, इसीलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से पढ़ाते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से पढ़ाते हैं। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी कि जीव शरीर में बहुकोशिकीय ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। नंबर 1 बहिःस्रावी ग्रंथियां, नंबर 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दोनों के गुण एक साथ आपको देखने को मिलते अग्नाशय ग्रंथि में, जिसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो जो म्यूकस का स्राव करती है वो म्यूकस सेल होती है, चषक कोशिकाएं होती है, गोबलेट सेल होती है, लेकिन वो कोशिकाएं एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाओं में आती है। जबकि बहुकोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, बहिःस्रावी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी एंडोक्राइन, और दोनों का मिश्रित स्वरूप होता है, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से पढ़ाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। इस प्रकार से हमारा जो पेपर सेकंड का लेसन नंबर 1 है ग्रंथियां बहिःस्रावी और अंतःस्रावी। आज मैंने आपको इसकी परिभाषाएं दी है। अगले लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 1 है, अगले लेक्चर में आपको बहिःस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसी के साथ आप मेरे लेक्चर देखते रहिए तथा साथ ही अपन के
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको पता लग जाएगा। थैंक यू।